मेरा नाम आदित्य है और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। और करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ बैकएंड इंटर्न एट अ फिनटेक स्टार्टअप इन बैंगलोर। तो इससे पहले ये मेरे बारे में था। और न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन ए स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और मेक श्योर करते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। और हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते अपफ्रंट में। और तो और तब भी तुमसे कोई फ़ीस पे मतलब तुम्हें फ़ीस कोई पे नहीं करनी अगर तुम्हारा पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। ये कोर्सेस एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी हैं, और ये कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी है, और मतलब विमेन इन टेक जैसे मतलब जो भी विमेन अपना टेक में ट्राई करना चाहते हैं करियर, उनके लिए भी है, और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो अगर तुम्हें एनरोल करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ फॉर फ्री का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना, एनरोल हो जाओगे। और इसी के साथ साथ हमारे एक अमेजिंग सा इनिशिएटिव है लॉन्च पैड, जिसमें हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, या फिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनके कोर्स स्टैक डिज़ाइन किए हुए हैं। और तुम इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो, बट तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली हमारी वेबसाइट पे आके newtonschool.co पे यहाँ पे लॉन्च पैड वाला टैब दिख रहा है, उसको जैसे क्लिक करोगे तो इसको जैसे क्लिक करोगे तुम एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया हुआ है, इसको क्लिक करना। तुम्हें क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, लॉगिन फॉर्म, उसको फिलअप कर देना तो तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो है इंट्रोडक्शन टू वेब एंड HTML है, बिगिनर्स गाइड टू जावा, मतलब ऐसा करके तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे, इनको तुम एक्सेस कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, इसमें पर्टिकुलर कोर्स में असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस हैं, तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है उस पर्टिकुलर असाइनमेंट या क्विज को सॉल्व करने में, तो तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो वो चीज़, ठीक है। उसके बाद से हमारा एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड क्या है कि जैसे मान लो तुम जावा में कोड कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो, तो तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक नहीं लेना है। तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो और रन करके अपना आउटपुट देख सकते हो। तो और कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारे वेबसाइट पे, तुम्हें कॉन्टेस्ट वाले टैब पे क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट कौन कौन से हैं, और तुम उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम अपना सिंक्रोनाइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ रखा है अपना, जो पढ़ रहे थे हम प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ लिया है। प्रोसेस मैनेजमेंट को कवर अप कर लिया, जिसमें हम बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को कवर कर चुके हैं, क्यों वो चाहिए और सबके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने कवर अप किए, ठीक है। ये तो प्रोसेस मैनेजमेंट था। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को सम पढ़ेंगे हम अब इस वाले वीडियो में, और आगे वाले 3-4 वीडियो में इन्हीं का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ने से पहले समझते हैं सिंक्रोनाइजेशन है क्या और सिंक्रोनाइजेशन क्यों हमें पढ़ना है, ठीक है। इसको समझते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। अब मान लो कि लेट्स से कि तुम्हारे, तो पहले समझते हैं क्यों हमें पढ़ना है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। नीड क्या है इसकी। दो प्रोसेस हैं ऐसे क्रिएट हुए, मैंने बताया था कि जैसे जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसका मतलब ऐसे ब्लॉक बनता है जहाँ पे उसका पर्टिकुलर स्टैक हीप, यहाँ पे स्टैक कह लो या हीप कह लो, ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ पे हीप है और यहाँ पे स्टैक है। ये प्रोसेस P1 क्रिएट हुई है, प्रोसेस P2 क्रिएट हुई है, ठीक है। अभी तक हमने प्रोसेस मैनेजर में क्या पढ़ा था कि CPU को ये वाली प्रोसेस मिली, इसने एग्जीक्यूट करा, ठीक है भाई, इसको जो जो चाहिए रिसोर्सेज इसने दिए और मतलब एग्जीक्यूशन करा के ख़त्म हो गया। सिमिलरली अगर P2 प्रोसेस है, P2 ने भी करा लिया। बट ऐसा सोचो, क्या ये वाला यहाँ पे तुमने एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया है, क्या वो वेरिएबल x इस वाले हीप को एक्सेस कर सकता है? क्या नहीं एक्सेस कर सकता ना। तो कभी भी प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस अपने कंस्ट्रेंट को के अलावा और कोई रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा। तो इस वजह से एक चीज़ आ गई कि प्रोसेस कम्युनिकेट कैसे करे। जैसे मान लो प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है कि जैसे तुम तुम्हें मान लो एक तुमने प्रोसेस बनाई जो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, एक प्रोसेस बनाई तुमने जो है रीड कर रहा है, और तुम लेट्स से एक प्रोसेस तुमने मतलब एक प्रोसेस है CPU में जो प्रिंट कर रहा है और एक कह रहा है रीड कर रहा है, ठीक। रीड कर रहा है, कोई इनपुट रीड कर रहा है, और तुम मान लो एक प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें तुम दोनों का ही यूज़ कर रहे हो और सेम वेरिएबल पे चल रहे हैं।
तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई ना कि इनका कम्युनिकेशन क्या है। जैसे क्या है, मान लो ये अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे विजुलाइज करें, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें तो बहुत सारी प्रोसेस क्रिएट होंगी ना, P1 P2 P3 एंड सो ऑन ऐसे करके। अगर ये सारी प्रोसेस एक दूसरे से कोई वेरिएबल शेयर करना चाहती है तो कैसे करेंगे? तो इसी को हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, यही हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं इसको, ठीक है। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जैसे ही इंट्रोड्यूस होगी, जैसे मान लो यहाँ पे ओएस है और यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, ये कम्युनिकेट करेंगे, तो बहुत सारे चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वेरिएबल कैसा है। और इसको पढ़ते हैं अभी हम आगे, मतलब डेप्थ में जाएंगे, पहले समझो क्यों सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आई कि आइडियली हर प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। जनरल में हम जब रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर कोई देखेंगे तो कम्युनिकेट कर सकता है। तो वहाँ पे ये दिक्कत आ जाएगी अगर वो मतलब सही से हम सिंक्रोनाइजेशन ना करें तो हमारा कंसिस्टेंसी ख़राब हो सकती है। मतलब कंसिस्टेंसी समझ रहे हो कि जैसे तुम एक वेरिएबल को, मतलब अभी मैं समझाऊंगा, उसको घबराओ मत, अभी के लिए रखो उसको। तो समझ में आया ना क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन और क्यों हमें चाहिए? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता एक प्रोसेस तुम क्रिएट कर दिया, क्रिएट ने, उसने उस वो सभी से इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस पे उसके वेरिएबल कॉमन हो सकते हैं और वो एक ही चीज़, एक ही मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कैसे वो एक्सेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में उसको पढ़ते हैं। तो इसके पहले हमने क्या देखा था कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है और क्यों चाहिए। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं। जैसे क्या है, मान लो हमने क्या डिस्कस किया था, ओएस के अंदर अगर दो प्रोसेस इंडिपेंडेंटली चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो दूसरी एक दूसरे से अगर वो कोई वेरिएबल नहीं शेयर कर रही, कोई मेमोरी नहीं शेयर कर रही, तो उनमें कोई रन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर मान लो ऐसा करके कोई प्रोसेस है P1, ठीक है, और यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक है, अभी के लिए मान लेते हैं मेमोरी ब्लॉक है, और ये P2 है। ये क्या कर रहा है, ये भी इसको एक्सेस कर रहा है और ये भी इसको सेम टाइम एक्सेस कर रहा है, ठीक है। मे बी रीड कर सकता है इसमें से कुछ मेमोरी, इस मेमोरी पे क्या रखा है उसको रीड कर सकता है, और लेट से राइट भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए मान रहे हैं कि रीड राइट दोनों कर सकते हैं, दोनों ही। तो यहाँ पे क्या होगा ना, देखो मतलब जो जो भी प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस एक्चुअली कर क्या रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं ना। कॉम्पीट किसके लिए कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मेमोरी के लिए। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। जैसे कि हो सकता है कि इसने राइट कर दिया पहले 5, बट इसको राइट करने से पहले इसको रीड करना था। जैसे मान लो तुमने कोड लिखा है, P2 में कोड क्या है कि ये एक लेट से एक्स वेरिएबल है, P2 का कोड मान लेते कुछ ऐसा है। ये क्या करना चाहता है, रीड करना चाहता है जो भी एक्स में रखा हुआ है, बट इसने क्या कर दिया, पहले राइट कर दिया। इसके करने से पहले इस वाले प्रोसेस के P1 से इसने क्या कर दिया, राइट कर दिया, उसको 7 बना दिया। तो अगर ये दोबारा P2 रीड करेगा इसको तो क्या इंटरप्रेट करेगा 7, बट क्या रीड करना चाहिए था उसको, 5 रीड करना चाहिए ना। देखो यहाँ इनकन्सिस्टेंसी आ गई कि तुम कुछ और करना चाहते हो बट हो कुछ और रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं और एक एग्जाम्पल सब समझते हैं पूरा सब कुछ क्या हो रहा है आइडियली, तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एक कोड लिखा है P1 में और P2 में। ये P1 है, इसमें तुम क्या कर रहे हो, कुछ कुछ कोड लिखा है, एक काउंट प्लस प्लस कर रहे हो। काउंट प्लस प्लस मतलब कि तुम बस काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हो। P2 कोड लिखा है तुमने जिसमें तुम काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हो। अब देखो काउंट क्या है, एक कॉमन वेरिएबल है जो कि दोनों में ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। अब देखो कैसे प्रॉब्लम आएगी, लेट्स से काउंट प्लस प्लस होने के लिए या फिर काउंट माइनस माइनस होने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे। पहले मान लेते हैं कि ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, उस पर मतलब ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये 3 स्टेप में होगा। क्या होगा कि पहले क्या होगा, जो भी तुम्हारी काउंट में वैल्यू वो आर नोड में डाली जाएगी, ठीक है। मैं सिंपल इंग्लिश में लिख रहा हूँ और सिंटेक्स का मतलब सिंटेक्स कह रहा हूँ, और ध्यान मत देना इसको, मुझे भी याद नहीं है कैसे यूज़ करते, बट ये है काउंट की वैल्यू क्या की, तुमने आर नोड में मूव करी, फिर तुमने क्या किया, काउंट को इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अब क्या करोगे, वापस से आर नोड में तुम काउंट को डालोगे, और काउंट माइनस माइनस में क्या होगा, ये प्लस 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 का था, काउंट माइनस माइनस में क्या होगा, तुम क्या करोगे, आर नॉट में वापस से काउंट डालोगे, सेकेंड स्टेप में तुम काउंट को डिक्रीमेंट करोगे एक, थर्ड स्टेप में वापस से काउंट को अपडेट कर दोगे। तो ये दोनों चीज़ होंगी अगर
असेंबली लेवल पे बात करें तो ये कोई जनरल नहीं, बस मैंने ऐसे लिख दिया है असेंबली लेवल लैंग्वेज, मतलब सही हो ऐसा नहीं है, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं मुझे भी नहीं पता, बट मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब समझो क्या हो रहा है। मान लेते हैं ये ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, P1 ने क्या किया, 1 2 3 एग्जीक्यूट करा लिया, फिर P2 ने क्या किया, 1 2 3 एग्जीक्यूट करा लिया, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला स्टेप इसने एग्जीक्यूट किया, थर्ड वाला। तो अगर लेट से मान लेते हैं काउंट की वैल्यू अभी के लिए 6 है, तो P1 के एग्जीक्यूट होने के बाद काउंट की वैल्यू क्या होगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि P1 वाले प्रोसेस में तुम क्या कर रहे हो, काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो 7 हो जाएगी। P2 करने के बाद से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है, अगर तुम्हारा प्रोसेस इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं और कोई प्रोसेस प्रीएम्प्ट नहीं हो रहा है, प्रीएम्प्ट नहीं मतलब कि उसको रोका नहीं जा रहा है फोर्सफुली, और तो बीच में शेड्यूल मतलब अगर रन होने में अगर रोक नहीं रहे हैं। अगर ये वाला सिनेरियो कंसिडर करो, P1 1 प्रोसेस हुआ, 2 हुआ, उसके बाद से P1 को हमने रोक दिया, फिर हमने P2 शेड्यूल कर दिया, P2 में 1 एग्जीक्यूट कराया, 2 एग्जीक्यूट कराया, 3 वाला एग्जीक्यूट करा, और तब हम P1 का थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, P1 में तो अपडेट होगा, बट लेकिन P2 के लिए क्या है ना, वो वैल्यू अभी भी 5 ही रहेगी, तो P2 क्या करेगा, इसको 4 कर देगा, ठीक है। बट लेकिन जब P1 आएगा वापस से अपने वाले रजिस्टर में, तो वो क्या करेगा, इसको 6 कर देगा। यहाँ देखो एक ही वेरिएबल में दो दो वैल्यू आ गई, इनकन्सिस्टेंसी आ गई कि नहीं आ गई, मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दो और वो एक दूसरे वेरिएबल, एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो और कॉम्पीट कर रहे हो कि मुझे रीड राइट करना है या फिर तुम्हें रीड करना है पहले, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि हम सिंक्रोनाइजेशन का ध्यान रखें, और कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं। और देखो, तो जो ये मेमोरी है ना जिसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, ऐसे मान लो ये दो लोग रेस कर रहे हैं, ठीक है, P1 एक प्रोसेस है, P2 एक प्रोसेस है, जो भी रेस जीत जाएगा वो जो चाहता है वो एग्जीक्यूट कर देगा उस मेमोरी पे पहले, इसी को हम क्या कहते हैं, रेस कंडीशन कहते हैं। एज सिंपल एज दैट कि अगर दो प्रोसेस रन हो रही हैं और अगर एक प्रोसेस विन कर जाता है वो पर्टिकुलर कंडीशन या फिर रेस, तो वो अपना जो एग्जीक्यूट कराना वो एग्जीक्यूट करा देगा, इसी को रेस कंडीशन कहते हैं। और जैसे मतलब एक चीज़ और, ठीक है, देखो, और जो वेरिएबल वो एक्सेस कर रहे हैं जो कि दो कॉमनली मतलब जैसे काउंट यहाँ पे है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है कि एक वेरिएबल है जिसको दो प्रोसेस एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब क्रिटिकल सेक्शन ये हो गया कि काउंट जैसे हो गया, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आई होप क्या कह रहा हूँ, सॉरी स्क्रीन हिल गई थोड़ी सी, तो उसके लिए तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिटिकल सेक्शन क्या है। और रेस कंडीशन मैंने बता ही दिया। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या कवर अप कर लिया, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जनरली पूछा जाता है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या, लॉक्स मतलब आगे देखेंगे, और इसी में हम आगे डेडलॉक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, और इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना देखते हैं आगे, और कुछ और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको समझेंगे क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, और तुम लॉन्च पैड पर जाके हमारे कोर्सेज देखो और उनमें एनरोल करो।